Hey guys, welcome to Biology in Blood. This is Shivam Srivastav and I welcome you all on the lecture number 9 of Cell the Unit of Life. In this video, we are going to discuss about the endomembrane system. हमने ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स इस चैप्टर के ऊपर कर रखे हैं. अब हमारा जो टॉपिक आ रहा है इस चैप्टर में वो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. इसके ऊपर आज हमारा डिस्कशन है. तो एक शॉर्ट में हम जान लेते हैं कि क्या होता है ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. हमने सेल पढ़ा, सेल के अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स पढ़े. हमने ये भी देखा कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स क्या क्या होता है, जिसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी एक डिटेल स्टडी की है. तो भाई बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जो अपना काम खुद कर लेते हैं. मतलब अपने आप में वो अपना फंक्शन करने के लिए सफिशिएंट है. जैसा कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था कि वो एटीपी का प्रोडक्शन किस तरीके से कर रहा था. लेकिन बहुत सारे मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स ऐसे भी होते हैं जो अकेले खुद में बहुत कुछ नहीं कर पाते. वो तब तक अधूरे हैं जब उनका पूरा ग्रुप आपस में मिलकर के एक सिस्टम ना तैयार कर दे. और ऐसे ही सिस्टम को हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर रखते हैं. इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर हमने रख दिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को. इसके अंदर हमने रख दिया है नंबर 1 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसके अंदर सेकंड में हमने रख दिया है गोल्जी बॉडी को. इसी के अंदर थर्ड में हमने रख दिया है लाइसोसोम को. हमने इसी के अंदर रख दिया है वैक्यूल्स को. ये 4 मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जो आपस में मिल करके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम तैयार करते हैं. मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब तक गोल्जी बॉडी के साथ नहीं मिलेगा और गोल्जी बॉडी लाइसोसोम और लाइसोसोम वैक्यूल्स के साथ आपस में ये चारों नहीं मिलेंगे, तब तक इनका फंक्शन अधूरा है. तो एक एक करके हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के सेल ऑर्गेनल्स की स्टडी करेंगे. इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम आज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर डिस्कशन करेंगे. फिर आने वाले वीडियोस में हम गोल्जी बॉडी, देन लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स के ऊपर हमारा डिस्कशन होगा. तो चलिए शुरू करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ उसके बाद हमने सेल के ऊपर डिटेल स्टडी किया. सेल के ऊपर जब हम डिटेल स्टडी कर रहे थे उस दौरान हमें सेल के अंदर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला. जब हम इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर और स्टडी किया गया तब हमें पता चला कि ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो है एक्चुअली एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है. मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. तो इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को, इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दे दिया. अगर हम एक सेल के डायग्राम को ड्रॉ करें इस तरीके से, अगर हम एक सेल के डायग्राम को अगर हम ड्रॉ करते हैं और रफ डायग्राम अगर हम लें, ये अगर उसका न्यूक्लियस अगर हम लेते हैं तो इधर से इस तरीके से एक ट्यूब लाइक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है और इसी को हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दे दिया. इन शॉर्ट हम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ER भी कह देते हैं. फाइन. तो इसे हमने दे दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम. अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर और डिटेल स्टडी, इसके ऊपर रख दो तुम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो ये हो जाएगा कुछ जूम. और जब जूम हो जाएगा तो जूम करने के बाद इसका एक डायग्राम इधर हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई कैसा डायग्राम बनेगा. तो इधर अगर इसका जूम्ड डायग्राम बनाए तो ये इस तरीके से इसका एक डायग्राम हमें देखने को मिल जाएगा. ये देखो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. इधर से कुछ जाएगा तो इधर से निकल सकता है. एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दे दिया. फाइन. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को और बात करें तो पता चलता है एक सेल के अंदर जो इंट्रासेल्युलर स्पेस है इसको ये 2 हिस्सों में बांट देता है. 2 हिस्सा में क्या? तो एक ल्यूमिनल और एक है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल. मतलब कि इसके अंदर का जो भी हिस्सा है, इसके अंदर का, किसके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर के हिस्से को हम लोग कह देते हैं ल्यूमिनल. एंड इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर का जो हिस्सा है, मान लो ये हिस्सा हो गया, ये हिस्सा, इससे हमने कह दिया एक्स्ट्रा ल्यूमिनल. फाइन. वो हो गया ल्यूमिनल और ये हो गया एक्स्ट्रा ल्यूमिनल. तो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल बेसिकली इस डायग्राम में देखें तो क्या है? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल ये है और ये एक्स्ट्रा ल्यूमिनल क्या है? एक्चुअली ये साइटोप्लाज्म है. फाइन. तो साइटोप्लाज्म को कह दिया हमने एक्स्ट्रा ल्यूमिनल
एंड जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का हिस्सा था उसे हमने कह दिया ल्यूमिनल। फाइन, इतना समझ में आया। अब अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स के ऊपर डिस्कशन करें तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का होता है। एक को हम कहते हैं SER और एक को कहते हैं हम RER। SER stands for smooth endoplasmic reticulum and RER stands for the rough endoplasmic reticulum। तो हम स्मूथ और रफ किस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये स्मूथ है और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ है। तो इस डायग्राम में ही देखने की कोशिश करो कि अगर ये इस तरीके से ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इधर है और एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने इधर बना दिया, तो ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया इसके ऊपर एक इस तरीके से डॉट 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 स्ट्रक्चर तुम्हें देखने को मिला। ये डॉट 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 स्ट्रक्चर एक्चुअली होता है राइबोसोम। तो अगर ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम मौजूद है तो उसे हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देते हैं। अगर इसके ऊपर कुछ नहीं मौजूद है तो ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हम इसे डाल देते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने तरीके के हुए? तो भैया दो तरीके के हुए। एक हुआ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, और एक हुआ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके वॉल्स पे राइबोसोम मौजूद हैं। ये राइबोसोम क्या करते हैं? तो भैया प्रोटीन का सिंथेसिस करवाते हैं। इसके ऊपर हम अब आगे देख लेते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में 2-3 डिफरेंस को। तो अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स और उसके बीच के डिफरेंस को हम देख लेते हैं। तो हमने देखा कि इसके दो टाइप्स हैं, एक तरफ है RER और एक तरफ है SER। RER की बात करें तो ये हो गया रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड SER की बात करें तो ये हो गया स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों का ही एक अपना ही फंक्शन है और दोनों का फंक्शन कुछ ऐसा है कि इसके बिना हमारा लाइफ तो कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ नहीं हो पाएगा अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद ना हो। तो ग्रोथ से कैसे हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो देखो भैया, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक बेसिक डिफरेंस ये है कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम मौजूद होते हैं और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये राइबोसोम जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। मतलब कि अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो वो रफ हो गया। अब रफ इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर कोई प्लेन रोड है जिसपे कोई नेशनल हाईवे है, उस नेशनल हाईवे के ऊपर अगर तुम बहुत बड़े बड़े पत्थर को ला करके रख दोगे तो वो हाईवे कुछ रफ सा हो जाएगा। वही हाल यहाँ पर है कि इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम चूंकि आके बैठ गया है तो इसे हमने रफ कह दिया है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसे हमने स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह दिया है। अब चूंकि राइबोसोम यहाँ पर मौजूद है तो राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। तो यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा होता है कहाँ पर? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड्स का सिंथेसिस हो रहा होता है। लिपिड्स याद है जब हमने ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर डिस्कशन किया था तो हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन लिपिड का बना होता है, लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है। और प्रोटीन्स को हमने कह दिया था क्या कि ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल होता है। मतलब इसका सिक्रेशन सेल्स बनाएगा और इसका सिक्रेशन उस सेल्स के सेल मेम्ब्रेन को तैयार करेगा। तो दोनों मिल करके सेल बनाते हैं और यही सेल बाद में एक कोई नया टिश्यू और टिश्यू के बाद ऑर्गन और फाइनली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसको सपोर्ट करने में मदद करता है। मतलब ये दोनों हैं तो सेल बनता है और सेल का अच्छे से डेवलपमेंट होता है। और कोई किसी एनिमल सेल्स के अंदर स्टेरॉयडल हार्मोन्स का भी सिंथेसिस होता है कहाँ? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो न्यूक्लियस के वॉल से भी अटैच होता है। तो ये था इन दोनों के बीच के कुछ डिफरेंसेस। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। काफ़ी छोटा सा वीडियो है, कम समय में तुम्हें एक बेसिक आइडिया देने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी ज़रूर कर देना और अपने डाउट्स को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। NCERT बुक को पढ़ना और इस चीज़ को पढ़ना पक्का है कि तुम्हें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद हो जाएगा। एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।